आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास ज्वाइन करने के बाद जो है आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक भी कीजिएगा, सेशन को पसंद आता है तो। और मैं आपको बता दूं कि यह जो आपकी आज क्लास है जो मैं अभी ले रहा हूं आपको, यह क्लास आपकी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म है, लाइव क्लास नहीं है। कारण मैं बता दूं क्योंकि आज जो है हमारे जो ऑफिस है, जो हमारा स्कूल है, उसके जस्ट बगल में जो है एक शादी है, जिसकी वजह से जो है साउंड प्रॉब्लम जो है काफ़ी हो रहे थे। तो मैं मॉर्निंग में ही जो है आपके लिए क्लास को ये रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको समय, आपके जो समय है जो क्लास के 8 बजे, उसके ऊपर जो है आपको क्लास मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि शादी विवाह का माहौल चल रहा है और जो साउंड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्लास लेने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म दे रहा हूँ ताकि आपके क्लास डिस्टर्ब नहीं हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और कल वाले सेशन में हमने जो है आपके 2-3 बिंदु को कंप्लीट किया था, पेपर आपके F4 के, और कुछ बिंदु बच गए थे, उसे भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज आपका जो है पेपर आपका F4 का जो है यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो है पेपर आपके जो है F4 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके हम लोग जो है यूनिट 3 के ऊपर बात कर रहे हैं, यूनिट 3 के ऊपर बात कर रहे हैं। और कल हमने जो है इसके पॉइंट 1 और पॉइंट 2 और इसके जो है पॉइंट 3 के ऊपर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था बेहतर तरीके से। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं इसके आगे के पॉइंट के बारे में। 2-3 बिंदु छूट गए थे जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और यह जो आपका पेपर है वो पूरी तरह से F3 आपका यूनिट जो है F4 पेपर का यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका पेपर है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन से रिलेटेड पेपर है। और कल हमने जो है इसके यूनिट 3 में जो है विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत जो है बात किया था, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। समझ गए ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल जाना था कि कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति के ऊपर बात किया था। जो ये आपका कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति है, इसके ऊपर हम लोगों ने कल बात किया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आगे जब हम लोग बढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बात किया था। किसके ऊपर बात किया था? बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बात किया था। और इसकी सारी इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताया था। फिर हम लोगों ने सृजनात्मक के ऊपर बात किया था, जो आपका क्रिएटिविटी होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारी चीजों को बताया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम आगे बढ़ते गए तो फिर हम लोग यहाँ पर कक्षा कक्ष के संचालन के ऊपर बात किए थे। कक्षा कक्ष के संचालन के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे वो सभी टर्मों को हमने कंप्लीट किया था। पता नहीं ये मक्खी कहाँ से आ गई, इधर मक्खी परेशान कर रही है। तो ये टॉपिक को हमने कल कंप्लीट किया था, समझ गए ना। बाकी ये मक्खी नहीं जीने देगी क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा था और हम लोग बोले थे कल आपको कि इसके जो अगले बिंदु है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है या सीखने की योजना जो है, यानी कि जिसको हम लोग लेसन प्लान, लर्निंग प्लान बोलते हैं, इसके ऊपर जो है अभी हम लोग बात करने वाले हैं। और बेहतर तरीके से आपको जो है पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको एग्जाम में या आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा। मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर में जब जाइएगा तो आपको ये 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जो कि सबसे बड़ी काम होती है। DLED सेकेंड ईयर की सबसे बड़ा काम यही है। अगर आप ये बना लिए तो गंगा नहा लिए, समझ गए। 75 लेसन प्लान यानी अप्रॉक्स आपको जो है 500 पेज लिखना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल काम यही होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम बात कर ले कि सीखने की जो योजना है, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग प्लान। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लर्निंग प्लान बोलते हैं, या आपके जो है लेसन प्लान वगैरह भी बोलते हैं। इसको लर्निंग प्लान बोलिए या लेसन प्लान बोलिए, समझ गए। ये जो दो चीजें जो है आपको नाम ये नजर आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हिंदी में अगर बात कर ले तो इसको हम लोग बोलते हैं पाठ योजना। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पाठ योजना। एक पाठ योजना के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो है आपका ये सीखने की योजना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सीखने की योजना के नाम से जानी जाती है। तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा। और ये मक्खी मुझे परेशान कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं फैन चला दूं ताकि ये मक्खी भाग जाए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका पाठ योजना होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। और क्यों हमें लेसन प्लान की जरूरत होती है किसी भी चीजों को समझने के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि
लेसन प्लान जो होता है ना वो एक पाठ योजना होता है, जो कि हम लोग पाठ योजना कहने का मतलब होता है कि देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख दूं एक लाइन में, किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले, समझ गए ना, किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले, विषय को पढ़ाने से पहले, पढ़ाने से पहले खुद को तथा पढ़ाने के तरीकों को तैयार करना, यही आपका होता है, समझ गए ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लेसन प्लान हमें क्यों जरूरत होता है, तो आप एक लाइन में बोल दीजिएगा कि लेसन प्लान पाठ योजना जो है हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो शिक्षक हो वह जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं, जिस कंसेप्ट को पढ़ाना चाहते हैं, उसको पढ़ाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सके, साथ ही साथ जो है उस कंसेप्ट को जो है किस विधि से कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए जो है पाठ योजना काफी अहम भूमिका उनके शिक्षण प्रक्रिया में निभाता है। यानी कि एक शिक्षक को जो है पहले से ही पता होता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पढ़ाना है, वो अपने आप को पहले मेंटल जो उसका प्रिपरेशन होता है वो कर आता है कि हाँ भाई मुझे आज बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है। तो जो ये आपका पाठ योजना होता है, यह जो होता है किसी भी लेसन को पढ़ाने का एक स्वरूप होता है, एक यह जो होता है पाठ, इसको बोल सकते हैं किसी भी लेसन को पढ़ाने का, किसी भी पाठ को पढ़ाने का एक स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना। एक आपका ये स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर में जो है ना पाठ से रिलेटेड और शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड सारे कंसेप्ट इसमें रहते हैं कि हमें जो है कैसे इस विषय वस्तु को पढ़ाना है, कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे इसको डील करना है, कैसे होमवर्क देना है, कैसे कंसेप्ट को बताना है, कैसा उदाहरण देना है, कैसे आपको जो है पूर्वानुमान लगाना है, क्या बच्चों को पहले इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, सारी डिटेल इसमें होती है। साथ ही साथ व्याख्या होता है और अंत में जो है निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने पढ़ाया क्या बालक ने समझ पाया या नहीं समझ पाया। ये सारी चीजें जो होती है इस स्ट्रक्चर में शामिल होती है। ये स्ट्रक्चर में आपको कम से कम जो है 25 बिंदु होते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपके जो है कम से कम 25 पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट के ऊपर आपको काम करने होते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये हमारा लेसन प्लान है, लेसन पाठ योजना है, किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले खुद को तैयार करना, खुद को तथा पढ़ाने के तरीकों को तैयार करना, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। अगर हम बात कर ले कि सीखने की योजना क्या है, तो इसको हम लोग हटाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत तो नहीं होगा। दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में आपकी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए तो यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। ये देखिए यहां पर जो चीजें लिखी गई है, संसाधन शिक्षकों के लिए गतिविधियां प्रदान करते हैं जो कक्षा में अपने छात्र छात्राओं के साथ कर सकते हैं। समझ गए ना। यानी कि संसाधन शिक्षकों के लिए गतिविधियां प्रदान करते हैं जो वे कक्षा में अपने छात्र छात्राओं के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ इनमें केस स्टडी भी होता है। यानी कि जो ये आपका लेसन प्लान होता है इसमें केस स्टडी भी करना होता है। केस स्टडी करने का मतलब होता है कि बच्चों में जो प्रॉब्लम है, बच्चों में जो परेशानी है, और साथ ही साथ जो है आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, यह होता है आपका केस स्टडी के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि छात्र छात्राओं के साथ कैसे कर सकते हैं प्रयोग उसका। साथ ही साथ जो है केस स्टडी भी है जो ये दर्शाता है कि किस प्रकार दूसरे शिक्षक ने उस विषय को सिखाया है और संबंधित संसाधन शिक्षकों को पाठ योजना बनाने और विषय पर ज्ञान वर्धन करने की उनकी सहायता करता है। यानी कि साफ साफ तौर पर समझ लीजिए कि जो ये आपका लेसन प्लान बनता है उसका मुख्य उद्देश्य बोलिए या उसका मुख्य जो है आवश्यकता बोलिए, वह यह है कि आप जो है किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले आप अपने आप को तैयार करते हैं। साथ ही साथ उस पाठ वस्तु को आप जो है कितने बेहतर तरीके से जो है पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप जो है एक स्वरूप, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उस पाठ योजना के तहत जो है जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो वह जो विषय वस्तु होता है, जो वो कंसेप्ट होता है वह बेहतर होता है और एक बेहतर डील देते हैं। तो सामने क्या होता है, बच्चा जो है आपकी बातों को समझेगा, आपकी विषय वस्तु को समझेगा। इसीलिए जो है पाठ योजना जो होता है एक शिक्षक के लिए जो है या एक प्रशिक्षुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए
पाठ योजना कहने का मतलब होता है लेसन प्लान, समझ गए ना। ये पाठ योजना यानी कि कोई आपको एक पाठ पढ़ाना है, हिंदी में मुझे जो है आपको पढ़ाना है क्या, हिंदी में मुझे पढ़ाना है संज्ञा, समझ गए ना। अब ये संज्ञा पढ़ाना है तो आप जो है इस संज्ञा को पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, समझ गए ना। कैसा प्रश्न पूछेंगे, कैसा एग्जाम्पल लेंगे, कैसा प्रश्न रहेगा, कैसे पढ़ाएंगे, समझ गए ना। बच्चों को पहले से पता है या नहीं है, बच्चों को पहले से पता है कि नहीं है, समझ गए ना। क्वेश्चन कैसा देंगे, होमवर्क कैसा करेंगे, क्लास में गतिविधि कैसा कराएंगे, ये समाज से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो होती है ना आपके पाठ योजना में आ जाती है। कौन सा एग्जाम्पल लीजिएगा, तो ये सारी चीजें जो होती है ना आपके लेसन प्लान के अंतर्गत आती है। लेसन प्लान कहने का मतलब ही होता है एक शिक्षक जो है अपने आप को तैयार करता है पढ़ाने से पहले, और एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है कि वो जो भी पाठ को पढ़ाना चाह रहा है उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करे। साथ ही साथ उनके पास लेसन प्लान होना अति आवश्यक है, ताकि वो लेसन प्लान की मदद से उस कक्षा कक्ष में जो है उस विषय वस्तु के कंसेप्ट को बेहतर से बेहतर जो है समझाने का कार्य करे। साथ ही साथ अपने क्लासरूम को और अपने स्टडी को, अपने शिक्षण विधि को बेहतर कर सके और प्रभावशाली जो है बना सके। इसलिए जो है पाठ योजना बनाना हर शिक्षक का कर्तव्य है। और मैं आपको बता दूं कि डीएलएड सेकेंड ईयर में, जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा ना, तो आपको जो है टोटल आपको 75 जो होते हैं एलपी बनाने होते हैं, लेसन प्लान बनाने होते हैं, जो कि आपको 500 पेज का होता है। अप्रॉक्स आपके 500 पेज के हो जाएंगे, समझ गए ना। ये आपको बनाने होते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर में इसके बारे में भली भांति जानना है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम अंत में बात करेंगे कि लेसन प्लान का एक स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है, उसके ऊपर हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले हम सारी बातों को समझेंगे, फिर आपको हम स्ट्रक्चर अंत में आपको बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि ये लेसन प्लान क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लेसन प्लान। लेसन प्लान वह एक मतलब विधि है या बोल सकते हैं, विधि ही बोल सकते हैं, जो कि किसी भी शिक्षक को किसी भी अवधारणा को या किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, साथ ही साथ जो है अपने शिक्षण प्रक्रिया में, देखिए ये बनाने का फायदा क्या होता है, साथ ही साथ जो है अपने शिक्षण प्रक्रिया को सुधार करने में और क्या कमी रह जाती है उसको सुधार करने में और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में जो है मदद करता है। और अगर आप एलपी की मदद से, लेसन प्लान की मदद से आप जो भी पाठ को पढ़ाते हैं ना, तो अपने आप की जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो आपकी शिक्षण स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, उसको जान सकेंगे और उसको दूर कर सकेंगे। साथ ही साथ जो है अपने पढ़ाने की शैली के ऊपर बेहतर कर सकते हैं और आप जो पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में आएगा। इतना सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम समझेंगे सीखने की योजना बनाना। अब इसको समझ लेते हैं, सीखने की योजना बनाना। तो यहाँ पर देखिए, सीखने की योजना बनाना यानी कि सीखने की योजना के तट पर एक क्लास के लिए सीखने की रूपरेखा है, समझ गए। यानी सीखने की योजना के तट पर एक क्या है, एक क्लास के लिए तैयार रूपरेखा है। यानी कि एक जो है पाठ को आप कैसे पढ़ाते हैं, देखिएगा कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कितना और क्या क्या उदाहरण लेंगे, क्या क्या बताएंगे, ये सारी चीजें होती है ना इसके अंतर्गत आती है, समझ गए ना। एक ही इकाई में कई शिक्षक अथवा अवधारणाओं को लेकर लर्निंग प्लान बना सकते हैं। सीखने की योजना में बाल केंद्रित शिक्षा, तार्किक क्षमता, सृजनशीलता तथा आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र को बदलाव दिया जाता है, समझ गए ना। यानी कि जो आप लेसन प्लान बनाते हैं, देखिए अभी भी आपको जो है बाहर से साउंड आना शुरू हो गया होगा क्योंकि बाजा बजना शुरू हो चुका है, लेकिन टेंशन नहीं ले। यहाँ पर देखिएगा, सीखने की योजना के तट पर एक क्लास के लिए जो है बहुत सारे आप जो है ना रूपरेखा बना सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कोई एक आपका पाठ है, यहाँ पर कोई एक पाठ है, तो इस पाठ को पढ़ाने के तरीके जो होते हैं तो क्या हो सकते हैं, ये तरीके जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं और इसके एलपीज भी जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि एक शिक्षक जो है ना अनेक एलपी को बनाकर बच्चों को पढ़ा सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो प्रत्येक शिक्षक का सोचने का तरीका भी जो होगा अलग होगा, जहां पर वो एलपी का बनाकर जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके, देख सकते हैं बाहर गाना बजना शुरू हो चुका है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि कई शिक्षक अथवा अवधारणाओं को लेकर लर्निंग प्लान बना सकते हैं। सीखने की योजना में बाल केंद्रित शिक्षा और तार्किक क्षमता होना बहुत जरूरी है, समझ गए ना। सीखने की योजना में जो है बाल केंद्रित शिक्षा और तार्किक क्षमता, सृजनशीलता और आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र को बदलाव दिया गया है। यानी कि यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, समझ गए ना, बढ़ावा दिया गया है।
यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, यानी कि आपको जो लेसन प्लान बनाना है उसमें सभी टर्म आपके यूज होने चाहिए। क्रिएटिविटी हो, चाहे वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा हो या आपका थिंकिंग एबिलिटी हो, वो सभी चीजें जो है शामिल होती है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग जो है इसके अगले बिंदु के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो है सीखने की योजना के निम्नलिखित बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम लोगों को जब लेसन प्लान बनाने होते हैं, जब हम लोगों को जो है लेसन प्लान बोले या लर्निंग प्लान बोले या सीखने की योजना बोले या पाठ योजना बोले, ये जो सभी टर्म जो है ना एक ही है, लेकिन जब इसको बनाने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक घर बनाना है तो इस घर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार जो है हमें एक लेसन प्लान बनाने की जो प्रक्रिया होती है उनमें किन किन बिंदुओं के ऊपर ध्यान देनी चाहिए या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके जो है सारी टर्म को मैं समझाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है ध्यानपूर्वक सारी बातों को समझिएगा। तो चलिए आइए यहाँ पर आप पहला बिंदु देखिए, सीखने की योजना लचीला होनी चाहिए, इसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जा सके। यानी कि जो हमारा सीखने की योजना हो, जो हमारा लेसन प्लान हो, वो हमारा लचीला होना चाहिए, ताकि हमें जब जरूरत पड़े कि हाँ भाई कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो हम वहाँ पर जो है बदलाव कर सके, ऐसी हमारी जो है सीखने की योजना होनी चाहिए। समझ गए? दूसरी बात कर ले। दूसरा बिंदु यहाँ पर है कि इनमें बाल केंद्रित शिक्षा तथा लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो हम लोग एलपी बनाते हैं, यानी कि जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, इसमें जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा, समझ गए ना, बाल केंद्रित शिक्षा तथा लोकतांत्रिक सोच को जो है ना बढ़ावा मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पाठ योजना के अंदर जो है निम्न बिंदुओं के ऊपर हम लोगों को सोचना और समझना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर इनमें जो है बाल केंद्रित शिक्षा तथा लोकतांत्रिक सोच को जो है बढ़ावा मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो लेसन प्लान हो, हमारा जो सीखने की योजना हो, हमारा ऐसा बने ना जिसमें जो है बाल केंद्रित शिक्षा हो, यानी कि बालक के अनुरूप जो है आप किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाइए। साथ ही साथ जो सोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सोच होनी चाहिए। यानी कि सारे बच्चों को जो है वहां पर फ्रीडम होनी चाहिए, वह बच्चे जो है प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं और आपका काम है आपको जवाब देना। यानी कि टीचर और जो आपका छात्र है उसके बीच जो है इंटरेक्शन होना चाहिए, ना कि मतलब गलत व्यवहार या ना कि डर की माहौल होना चाहिए। यानी कि वहां पर जो है एक मित्रता की व्यवहार होनी चाहिए, जहां पर जो है शिक्षक और आपके छात्र का इंटरेक्शन जो है हो सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तीसरा यहाँ पर आपका बिंदु है कि शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शन सृजन कराता है एवं सहयोगी की होती है। समझ गए ना? यानी शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होता है, एक आपका मार्गदर्शक के रूप में होता है। समझ गए ना? मार्गदर्शन बोलिए या मार्गदर्शक या सृजन के रूप में, यानी कुछ नया करने के रूप में, और आपको जो है सहयोगी के रूप में जो है होता है। यानी कि एक शिक्षक का जो काम है वो बच्चों को मार्गदर्शन दिखाना है, कुछ नया करने के सिखाना है और एक सहपाठी की तरह सहयोग करने की भावना होनी चाहिए, ना कि डराने की, ना कि उसको धमकाने की। समझ गए ना? ताकि वैसे करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। ये बातों को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलिए अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि शिक्षक की योजना के द्वारा शिक्षक की योजना के द्वारा प्रशिक्षण या शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया में अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से समझ सकता है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जब लेसन प्लान कोई शिक्षक बनाता है ना, जो ये आपका एलपी यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है, जो ये आप यहाँ पर एलपी देख रहे हैं ना, तो ये जो आपका एलपी बना हुआ है, तो इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है बच्चों के एजुकेशन में सुधार। समझ गए ना? बच्चों के एजुकेशन में सुधार बात कर ले तो साथ ही साथ जो है शिक्षक अपनी कमी को जानता और पहचानता है। जो टीचर होता है ना, अपनी कमी को जानता और वो पहचानता है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। यानी कि जो हमारा लेसन प्लान है, पाठ्य योजना बनाने के अंतर्गत का जो मुख्य उद्देश्य होता है, हम बच्चों को जो है मातृभाषा में या बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से उनको किसी भी विषय वस्तु को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करें, और एक किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले अपने आप को उस लेवल तक का तैयारी कर सके, ताकि जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाऊं तो हमारी बात तो बच्चे समझ सके और बच्चों को कहीं पर दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ अगर कहीं दिक्कत आती है तो क्या मेरी अंदर कमी है, हम अपने लेसन प्लान के माध्यम से पहचान सकते हैं, और उसी का काम होता है। समझ गए ना? उसको सुधार करना। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक की योजना, समझ गए ना, शिक्षक की योजना के द्वारा प्रशिक्षण या शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया में
अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से समझ सकता है। किसके माध्यम से? यह आपका एलपी के माध्यम से समझ सकता है। एलपी कहने का मतलब होता है लेसन प्लान के माध्यम से समझ सकता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो है इस बिंदु को देखिए, सीखने की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। मतलब सीखने की योजना में जो है निर्माण में निम्नलिखित जो है महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको समझिएगा। ये पॉइंट आपका है, समझ गए ना? वो जो था आपका प्रक्रिया था। अब यहाँ पर देखिएगा, सीखने की योजना निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित है। अब इसको हम आपको लास्ट में तो एक बताएंगे ही बेहतर तरीके से, लेकिन आप समझ लीजिए पहले इसको, ये क्या है। सबसे पहले देखिए, विषय वस्तु से संबंध में बच्चों एवं शिक्षक पूर्व अनुमान, यानी कि जो भी विषय है, यानी कि हिंदी विषय है, तो इसके बारे में समझ गए ना, शिक्षक और आपके जो छात्र हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। समझ गए ना? कुछ ना कुछ पूर्व अनुमान होनी चाहिए। समझ गए ना? तभी तो पढ़ा सकता है ना। किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पहले एक शिक्षक का जो है कर्तव्य बनता है कि उस सब्जेक्ट के नॉलेज उस शिक्षक को होनी चाहिए, तो ही पढ़ा सकता है। अगर मान ले कि मेरा नॉलेज इस लेवल तक नहीं होता तो क्या मैं इसको पढ़ा पाता? नहीं ना पढ़ा पाता। वही बातें हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरा, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं हम लोग विषय वस्तु, उसका महत्व को समझना। जैसे कि हिंदी के कोई शिक्षक है तो इसका महत्व भी जानना कि हम जो पढ़ाने वाले हैं तो वो क्यों पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ाना जरूरी है छात्रों के लिए, इसका भी महत्व जाना। तो ही हमारा जो लेसन प्लान है वो बेहतर बन सकता है। तो ही जो है हम कक्षा कक्ष में जो है बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब तक हमारे ये उद्देश्य पता नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए जो है एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम जो है वह विषय, जिस विषय को पढ़ाना चाहता है उस विषय को जो है पूरी तरह से समझे, साथ ही साथ वो पढ़ाती रहे, रेगुलर पढ़ाए, और जहां भी उसको अपनी कमी नजर आता है उस कमी को दूर करे। तभी जाकर जो है एक आदर्श शिक्षक बन सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत है। क्लियर है ना? चलिए यहां पर आपका देखिए अगला क्या है कि विषय की प्रकृति कैसी होगी। यानी कि जो हमें निम्नलिखित, जब हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें ये सारी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए कि मतलब कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसका महत्व क्या है, या जो हम पढ़ाने वाले हैं उसका पूर्व अनुभव क्या हो सकता है, या जो है विषय का जो है प्रकृति कैसा है, यानी कि इसका नेचर क्या है। वही बात है, इसकी नेचर को हम ध्यान में रखते हैं, इसके हम इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हैं। समझ गए? इंपॉर्टेंस की ध्यान रखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, ये सारी बातों के ऊपर। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि शिक्षण विधि को शिक्षण शास्त्र के सीखने की योजना बनाई गई है। समझ गए ना? यानी कि शिक्षण विधि को शिक्षण शास्त्र के सीखने की योजना बनाई गई है, या आगे हम बढ़ते हैं, या नहीं। मतलब कि जो हमारे शिक्षण विधि है, यानी कि जो हमारा पढ़ाने का जो विधि है, यानी कि पढ़ाने का विधि, देखिए शिक्षण विधि आपके बहुत सारे होते हैं। मैं एक एक करके यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपका जो होता है एक होता है व्याख्यान। समझ गए ना? व्याख्या विधि होता है। समझ गए ना? व्याख्या होता है। दूसरा होता है रोल प्ले मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब प्ले मेथड बोल दीजिए, या रोल प्ले मेथड। समझ गए ना? एक आपका होता है एक्टिविटी मतलब कि गतिविधि आधारित, इसको लिख लीजिएगा, गतिविधि आधारित। समझ गए ना? ये आपका होता है गतिविधि आधारित, ये हो गया। फिर आपका होता है एक रोल प्ले हो गया ना, रोल प्ले हो गया, यानी कि नाटक इसको बोलते हैं। नाटक विधि के माध्यम से, नाटक विधि बोलिए, समझ गए ना? या कला विधि, इसको हम लोग नाटक विधि बोलते हैं या कला विधि बोलते हैं, कला विधि के माध्यम से। फिर आपका एक होता है प्ले मेथड कहने का मतलब होता है कि खेल विधि। ये सभी आपके विधि है। समझ गए ना? एक आपका होता है आगमन, एक होता है आपका निगमन। आगमन कहने का मतलब होता है कि पहले हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं, फिर हम लोग थ्योरी बताते हैं। यहाँ पर निगमन का मतलब होता है कि पहले हम लोग थ्योरी बताते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं, इस तरह का। तो ये सभी क्या है, आपका मेथड है, यानी किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए। समझ गए ना? और आपके सीटेट के एग्जाम में जो है ना, आगमन और निगमन, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है ये। आगमन कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल बताइए, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी के ऊपर गए। लेकिन निगमन का मतलब होता है कि सबसे पहले हमने थ्योरी बता दिया और फिर हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर गए। समझ गए? अपोजिट, उसी को बोलते हैं आगमन और निगमन। तो यहां तक क्लियर है ना कि शिक्षण विधि को शिक्षण शास्त्र के सीखने की योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। यानी कि शिक्षण, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं या कोई भी आप लोग सीखने की योजना बनाते हैं, तो उसमें जो है क्या विधि का प्रयोग किया गया है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए,
यहाँ पर आपका जो है कि शिक्षण विधि का कैसे प्रयोग किया गया या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, यानी कि जो ये आपका मेथड था, यानी पढ़ाने का आपका मेथड था वो कैसा था, मेथड के बारे में जानना चाहिए। और फिर आपके जो है टीएलएम के बारे में, टीएलएम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझ गए ना। ये आपका होता है क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, समझ गए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको बोलते हैं। और अगर हम इसको हिंदी में बोले, इसी को अगर हिंदी रूपांतर करें तो इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। क्या बोलते हैं, शिक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इसको हम बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम। शॉर्ट फॉर्म में इसको टीएलएम बोलते हैं। यानी कि आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो क्या आपने किस विधि का प्रयोग किया, किस टीएलएम का प्रयोग किया। टीएलएम कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के दौरान जो आप आउटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे पानी के बारे में बताना है या कुछ चीज़ों के बारे में, तो हमने बोतल का प्रयोग किया, या बहुत सारे हमने कुछ यहाँ पर कुछ रखे वस्तुओं का प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा टीएलएम हो गया। इसके माध्यम से, मान लें कि ट्राइपॉड है, इसके माध्यम से भी जो है हम कुछ पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो ये हो गया, ये तरीका होता है आपको। या मुझे बताना है कि कितने मेरे हाथ में कलम है, बहुत सारे कलम ले लेता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ कि बच्चों मुझे बताओ कि इसमें कितने सारे कलम है, तो बालक जो है बताएंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारा एक टीएलएम हो गया, समझ गए ना। तो बहुत सारे टीएलएम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है छात्रों को सिखाना, और छात्र जो होते हैं टीएलएम के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर है कि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। जब हम लोग बनाते हैं लेसन प्लान तो उसके ऊपर जो है ध्यान देते हैं कि जो कक्षा में उपस्थित बच्चे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है या पृष्ठभूमि क्या है, इसके ऊपर भी जो है हम लोग बातचीत करते हैं। यानी कि साफ साफ तौर पर बोल दें कि हम लोग जब टीएलएम जब भी हम लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एक करके, यहाँ पर वेट मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये बातें तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम आप बात कर ले कि जब हम लोग लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम लोग पाठ्य योजना का बनाते हैं, जब हम लोग जो है पाठ्य योजना बनाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या जरूरत होता है, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, विषय ज्ञान जरूरी है। सबसे पहले विषय ज्ञान, समझ गए ना, विषय ज्ञान होना जरूरी है। फिर इसके महत्वों को जानना जरूरी है, फिर हम किस विधि से पढ़ा सकते हैं वो जानना जरूरी है। फिर हम लोग टीएलएम का प्रयोग किए कि नहीं किए ये जानना जरूरी है। फिर हम लोग जो है गृह कार्य समझ ना, गृह कार्य दिए कि नहीं दिए। फिर हम लोग जो है कक्षा कार्य, इसको बोलिए कक्षा वर्ग दिया कि नहीं दिया, ये इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जो मेरे पढ़ाने का मतलब विधि था, तो हमने जो है पूर्व ज्ञान जांचा कि नहीं जांचा, पूर्व ज्ञान जरूरी है। देखिएगा, पूर्व ज्ञान कहने का मतलब होता है कि पढ़ाने से पहले जो है आपका उस विषय के बारे में ज्ञान, और या बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया, ये हो गया। फिर हमारा निष्कर्ष निकला कि नहीं निकला, निष्कर्ष, समझ गए ना। और जो मैंने पाठ्य योजना बनाया था उसका उद्देश्य मुझे प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया पाठ्य योजना का उद्देश्य। ये सब देखिए एक एक करके बहुत सारे टर्म है। जब आप टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा ना तो वहां पर ये सारे टर्म आपको जो है दिखेगा, समझ गए ना। फिर उसके बाद इसमें भी एक और दिखता है विषय विस्तार, ये आपको दिखेगा विषय विस्तार, यानी कि आपने जो है विषय विस्तार कैसे किया, यानी कि पाठ को कैसे आपने विस्तार किया, ये हुआ। या फिर एक और आपका होता है पाठ आरंभ, एक आपका होता है पाठ आरंभ, समझ गए ना, पाठ आरंभ। ये सभी मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपका एक होता है कला अवधि, क्या होता है कला अवधि, कला अवधि 1 मिनट। ये आपका होता है कला अवधि, यानी कि इतने सारे टर्म आपके यूज होते हैं एक पाठ्य योजना बनाने के अंतर्गत। और बहुत सारे टर्म है, मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत सारे अभी यूनिट ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको समझने का प्रयास करेगा। और सेकेंड ईयर में तो आपको इसी से पाला पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आपको यही सारे काम करने हैं, और वो भी आपको 75 बनाने हैं। और एक आपके लेसन प्लान जो है कम से कम 3 पेज में बनता है, यानी कि 3 पेज की बात कर ले तो आगे पीछे मिलाकर 6 पेज हो जाएंगे, समझ गए ना। और 6 गुने 75 कर लीजिएगा, अप्रॉक्स आपके 480+ पेज चले जाएंगे। तो देखिए पाठ्य योजना बनाने के लिए जो है हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है शिक्षक को ज्ञान है कि नहीं है। देखिए 1 मिनट मैं आपको बता दूं,
सबसे पहले जानना जरूरी है कि शिक्षक को जो है उस विषय में ज्ञान है या नहीं है, सबसे पहले। दूसरा यहाँ पर है कि उसका महत्व क्या है, फिर उसके बाद विधि क्या है पढ़ाने का, फिर हमने टीएलएम का प्रयोग किया कि नहीं किया गया, गृह कार्य दिया कि नहीं दिया, फिर हम लोगों ने कक्षा कार्य किया कि नहीं किया, पूर्व ज्ञान जांचा कि नहीं जांचा, एग्जाम्पल दिया कि नहीं जांचा, निष्कर्ष क्या निकला वो मुझे पता नहीं, पाठ योजना का उद्देश्य था क्या मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम लोग विषय विस्तार करते हैं, फिर हम लोग पाठारंभ करते हैं, कलावधि करते हैं। यानी सभी टर्म जो है ये आपके किस में आते हैं, ये सभी टर्म आपके जो होते हैं टीएलएम आपके ये जो होते हैं एलपी में आते हैं। एलपी कहने का मतलब होता है लेसन प्लान। क्या होता है आपका लेसन प्लान के अंतर्गत ये सभी टर्म आपके जो है आते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, किन्हीं को दिक्कत? क्या है ना कि मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत है, बाकी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मेरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि लाइव सेशन अभी नहीं चल रहा है, मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो दे रहा हूँ अभी, क्योंकि शादी विवाह का माहौल चल रहा है, बाजा बज रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। बाकी आपके गेसिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ गेसिंग क्वेश्चन, बहुत जल्द आपको यूनिट 1 का मिलेगा। ओके चलिए तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर पॉइंट 5 के ऊपर, जिसमें हम लोग जो है सीखने सिखाने के दौरान आने वाली चुनौतियों के ऊपर बात करेंगे। यानी कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर हम दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य करें जहां पर आपको चुनौतियां देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर आपको जो है कठिनाइयां या परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जो है उसी कठिनाइयां और समस्या को जो है क्या करना है कि दूर करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है और आगे बढ़ते रहना है। तो वही बातें हैं यहाँ पर भी कि सीखने सिखाने की दौरान जो है जो आने वाली चुनौतियां होती है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है, यानी हम लोग बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाने के दौरान जो है बहुत सारी जो है क्या होती है परेशानी आती है, बहुत सारे ऐसे परेशानी आती है, चुनौतियां आती है, समझ गए ना, बहुत सारा आता है, आपको देखने को मिलता होगा। आप लोग स्टडी करते हैं तो ये स्टडी के दौरान जो है बहुत सारी कठिनाइयां और समस्या आपको देखने को मिलता है, और आपको उसी समस्या और कठिनाइयों को जो है पार करना है, आगे निकलना है, तब जाकर जो है आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बात मेंशन किया गया है कि जो हमारा एलपी होता है, ये जो हमारा लेसन प्लान होता है, तो इसको बनाने के दौरान या इसको लागू करने के दौरान हमारे क्या होता है, शिक्षक को बहुत सारी कठिनाइयां आती है इसको लागू करने के दौरान, इसको बनाने के दौरान। एक तो आया बनाने के दौरान, चलो भाई मैंने किसी कारणवश बना लिया, लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है लागू करने के दौरान। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग कोई भी नियम बनाते हैं तो सदन में बैठकर हम लोग नियम को पारित कर देते हैं, लेकिन जब वो हकीकत में जब लोकल स्तर पर कार्य होता है ना, तब जाकर पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर कमी था, यहाँ पर कठिनाई है, यहाँ पर परेशानी है और यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। वही बातें है जब हम लोग लेसन प्लान को बना लेते हैं, जब हम लोग कक्षा कक्ष में जो है बालक को पढ़ाने के लिए तैयार कर देते हैं, जब हम जाते हैं पढ़ाने, तब जाकर जो है मुझे याद आता है या आप सभी लोगों को याद आता आएगा, या जो भी शिक्षक है उनको पता चलता है कि अरे यार यहाँ छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, यहाँ ये रह गया। तो ये क्या होता है ना, लेसन प्लान जो होता है ना, केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि एक शिक्षक को जो है ना अपनी कमियों को ढूंढने और अपनी कमियों को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। और अगर आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, किसी भी पाठ को पढ़ा रहे हैं, उससे पहले अगर आप लेसन प्लान का प्रयोग कर रहे हैं तो आप माने, वाकई में माने कि आप अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं और एक बेहतर शिक्षक बनने के रास्ते पर आप चल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? वही बातें हैं, समझते हैं इसको। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो है मुख्य आईसीटी कौशल विकसित करना, यानी कि देखिए कौशल विकसित करना यह संभव है कि आप में से कुछ शिक्षकों को आधारभूत कौशलों में सहायता की आवश्यकता हो, जैसे कि माउस चलाना सीखना अथवा डॉक्यूमेंट खोलना एवं बंद करना आपकी मुख्य चुनौतियां है। आईसीटी का प्रयोग जो है दिखाने के दौरान उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करना, जो कि उनकी कार्य को सहायता करता है। यानी कि सीखने सिखाने के दौरान आने वाली चुनौतियां बहुत सारी आ सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य तौर पर जो है आपको आईसीटी में देखने को मिलता है। आईसीटी कहने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है 80% से लेकर जो है 90% टीचर जो होते हैं ना फेल हो जाते हैं। अब ये फेल कहने का मतलब होता है कि विषय में फेल नहीं होते हैं, समझ गए ना।
80% जो टीचर होते हैं ना उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर ले, वर्तमान समय की बात कर ले, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि वर्तमान समय में बिना कंप्यूटर, बिना नेट, बिना इंटरनेट की दुनिया जो है संभव नहीं है। क्योंकि आज हमारे जो कार्य है ना वो इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रत्येक कार्य है और बहुत ही तेजी गति से जो है ये बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए जो है प्रत्येक शिक्षक को जो है ये हमारा आईसीटी का जो ज्ञान है ना वो होना चाहिए। माउस चलाना, डॉक्यूमेंट खोलना, डॉक्यूमेंट बंद करना या अपनी परेशानी को ईमेल करना वगैरह, इंटरनेट चलाना, समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग अपना आसानी से कंप्यूटर का प्रयोग कर सके, इसकी जानकारी एक शिक्षक को होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ गए यहां तक मेरी बातों को? चलिए आगे हम समझते हैं कि क्या क्या आता है सीखने सिखाने के दौरान आने वाली परेशानियों को यहाँ पर चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों को प्रदान किए जाने वाला वातावरण सामग्रियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। शिक्षक के महत्वपूर्ण चुनौतियां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिमान परिवर्तन के कारण बढ़ती अपेक्षाओं के कारण शिक्षक की और भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षक जो होते हैं सीखने के विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करने के लिए कई कार्यों को सुसंजित करते हैं। यानी कि पढ़ाने के दौरान आने वाली चुनौतियां बहुत सारी है, जैसे कि कैसे पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, किस तरह का टीएलएम बनाएं, किस तरह का जो है हम लोग पाठ्य योजना बनाएं, किस तरह का हमारा एग्जाम्पल होगा, किस तरह का हमारा क्वेश्चन होगा, किस तरह हम लोग बच्चों के सामने बोलेंगे। ये सारी प्रॉब्लम जो है ना आपको देखने को मिलता है। समझ गए? बहुत सारी परेशानियों को सामना करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी परेशानियों को समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, थकान, यहाँ पर देख सकते हैं, उबना और साथ ही साथ परिपक्वता, संवेगात्मक दशाएं, आवश्यकता, रुचियां, अभिप्रेरणा, अवधान बोल दीजिए, बुद्धि, अभियोग्यता, अभिव्यक्ति आदि, ये सभी जो है ना हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। समझ गए ना? यानी कि अब मान लीजिए कि शिक्षक को पढ़ाने का मन नहीं है, अभी जो है मान लीजिए कि शिक्षक को पढ़ाने का मन नहीं है या शिक्षक थकान महसूस कर रहा है, तो कैसे पढ़ाएगा? तो एक शिक्षक को जो है ना मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से जो है ना बच्चों को पढ़ा सके। समझ रहे? वही बातें यहाँ पर लिखा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक है, जो शिक्षक व्यक्तिगत कारक होते हैं, तो उसको समझाकर मैं आपको बता दूं, 1 मिनट जी। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है ना व्यक्तिगत कारक संवेदनाएं और प्रत्यक्षीकरण, थकान, उबना, परिपक्वता, संवेगात्मक दशाएं, आवश्यकताएं, रुचियां, अभिप्रेरणा, अवधारणाएं, बुद्धि, अभियोग्यता, अभिव्यक्ति आदि, ये सभी टर्म जो है ना आपके जो है अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि लर्निंग को प्रभावित करता है। समझ गए ना? और जब हम लोग टीएलएम की बात कर ले, देखिए जब हम लोग एलपी बनाते हैं और एलपी को जब बनाकर हम लोग जब इसको लागू करते हैं जब कक्षा कक्ष में, तो वहां भी हमको देखने को मिलता है कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन मैंने कैसा पूछा, टीएलएम का प्रयोग, टीएलएम, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, ये सभी चीजें जो है ना वहां पर आपको देखने को मिल जाता है जहां पर आपको दिक्कत होती है। समझ गए ना? जहां पर आपको दिक्कत होती है, तो बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जहां पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, बहुत सारे ऐसे टर्म है जहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रॉब्लम है। और ऐसे भी आपको मालूम है कि एक शिक्षक जब आप बन जाते हैं, जब आप एक शिक्षक बन जाइएगा ना, तो आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है ना आपको देखने को, परेशानी देखने को मिलेगा। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेवल तक अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और केवल आपको मन की नहीं, अपने फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तो ही पढ़ा सकते हैं। नहीं रहेंगे तो कहां से पढ़ाइएगा? फिजिकली रहिए, मेंटली रहिए, तो ही ना पढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा सकते हैं। समझ आए? क्लियर है यहाँ तक? हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या ना कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे 2-3 मित्र बैठे हुए हैं और वो मेरे पढ़ाने के अंदाज से मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है यहाँ तक? ये रिकॉर्ड हो रहे हैं सारी बातें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़कर जो है अगले बिंदु के ऊपर बात करते हैं, जो कि आपका अंतिम बिंदु है। इसके बाद ये जो आपका यूनिट है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बातों को समझिएगा। तो आते हैं, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दुख दर्द समस्या कोई भी हो, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके दुख दर्द समस्या को हल करूंगा। आपको निश्चिंत रहना है। समझ गए? चलिए, आपको कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको जहां भी दिक्कत, जहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं वहां तक मैं आपकी मदद को करूंगा। समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो ये पॉइंट नंबर 6 है, और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज मुझे जो है हमारे घर के बगल में शादी है, और शादी है तो बाजा बजेंगे, इसलिए मैं आपके सुबह ही जो है क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी आपके कल जो है क्लास जो होंगे वो लाइव ही होंगे, आज आपके रिकॉर्डेड क्लास मिल रहे हैं क्योंकि शाम में शादी है। तो शादी है तो समझ ही रहे हैं कि कितनी मतलब इंजॉयमेंट वाली मौसम होगी। वहाँ पर जो है बहुत सारे बाजा बजेंगे, गीत होंगे, संगीत होंगे, तो वहाँ दिक्कत होगी क्लास लेने में। मुझे समझ रहे हैं आप? कितने बच्चे मुझे कमेंट करते अभी ये बातों पर, लेकिन अभी नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं है। तो चलिए अंतिम बिंदु है, इसको समझते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। बाकी आपका यहाँ पर पेपर जो आपका F4 है, इसके यूनिट 3 जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये बात करते हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका ये पॉइंट है ना 6 नंबर, इसमें बोला गया है कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन प्रगति पत्र के ऊपर बात करना है। यानी कि हमें जो है यहाँ पर आपके मूल्यांकन और आकलन के ऊपर हम बात करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक आपका होता है आकलन, समझ गए ना, ये समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेंगे। एक आपका होता है मूल्यांकन, समझ गए ना, मूल्यांकन इसको बोलते हैं। एक आपका होता है, एक होता है सतत व्यापक, सतत आकलन, और एक व्यापक आकलन, समझ गए ना। एक कहने का मतलब होता है सतत आकलन बोल दे, अगर सतत आकलन की बात कर ले, समझ गए ना, सतत आकलन। एक होता है आपका व्यापक, एक होता है आपका व्यापक आकलन, इसको भी समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा जी। यहाँ पर देखिए, आकलन कहने का मतलब होता है जब कोई भी विषय वस्तु को, देखिए आकलन कहने का मतलब होता है जब आप कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान, यहाँ पर समझिएगा, पढ़ाने के दौरान जो है आप पढ़ाने के दौरान जो है क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन आंसर किया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका ये होता है आकलन, समझ गए ना, आकलन कर रहे हैं, समझ गए। और ये मूल्यांकन जो होता है ना, मूल्यांकन जो होता है ये जो होता है साल के अंत में होता है। ये क्या होता है आपका, साल के अंत में होता है, साल के अंत में होता है। ये क्लियर कर लीजिएगा, एक लाइन में आपका क्लियर हो जाएगा। अंत में होता है जहां पर हम लोग जो है अंक देते हैं, मूल्य मतलब होता है अंक, समझ गए ना, जहां पर हम लोग अंक की बात करते हैं। तो साल के अंत में जो आपका एग्जाम होता है वहां पर आपके अंक की बात होता है, जहां पर आपको नंबर मिलते हैं और उस नंबर के माध्यम से जो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह की बारी आती है, समझ गए ना। तो देखिए ये हो गया। सतत आकलन कहने का मतलब होता है लगातार होता है, समझ गए ना, लगातार मतलब पूछना, समझ गए। और व्यापक आकलन मतलब कहने का मतलब होता है कि मतलब बड़े स्तर पर क्वेश्चन पूछना, समझ गए। व्यापक यानी बहुत पूछना, ये होता है। बस यहाँ पर दो टर्म को समझिएगा। आपका पहला क्या है, आकलन होता है, दूसरा आपका मूल्यांकन होता है। आकलन जो होता है पढ़ाने के दौरान होता है, समझ गए ना, और आपका मूल्यांकन जो होता है यह होता है आपका साल के अंत में। यानी कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे मैं पूछ लूं कि बताइए समावेशी शिक्षा क्या है या बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, आपका ICT का महत्व क्या है, या आपका जो है समावेशी परिप्रेक्ष्य को नजर रखते हुए समाजीकरण का महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ लिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका आकलन हो गया। आकलन जो होता है ना, विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक जो होता है बच्चों से पूछता है। और ये मूल्यांकन जो होता है ना वो साल के अंत में होता है। और मूल्यांकन जो होता है मूल्य प्लस अंकन से होता है, यानी कि अंक से मिलकर बना होता है। और साल के अंत में जो है ना अंक देकर बच्चों को पास किया जाता है या बच्चों को जो है अगली कक्षा में भेजा जाता है। तो मूल्यांकन और आकलन समझ में आ गया। अगर आकलन की बात करें तो क्या बोलिएगा, लगातार, यानी पढ़ाई के दौरान जो प्रश्न पूछे गए उसको हम लोग आकलन बोलते हैं, सॉरी गिर गया। और जो आपका ये मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में जो है पूछे जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मूल्यांकन हो गया। तो यहां तक क्लियर है ना, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा मुझे, दिक्कत तो नहीं है ना किन्हीं को। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर, चलिए आइए बात करते हैं। थैंक यू देने के लिए, मेरा दोस्त नीचे से बैठ कर दे दिया ये पेन, थैंक यू उसके लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, आकलन की बात कर ले और मूल्यांकन, ये टर्म तो समझ गए ना, एक एक करके हम लोग समझेंगे। बाकी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आकलन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो आपका आकलन है किसे कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, आकलन का आशय होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन प्रशिक्षण और का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप जो है जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यानी आकलन का आशय जो होता है सूचना को एकत्रित करना,
और विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अगला यहाँ पर हम बात कर ले, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक जो है अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन जो होता है दोनों लगभग एक समान है। समझ गए। लेकिन आकलन कम पैमाने पर की जाती है, वही मूल्यांकन जो होता है बृहद पैमाने पर किया जाता है। समझ गए। यानी कि आकलन जो होता है कम स्तर पर किया जाता है, लेकिन जो आपका ये मूल्यांकन होता है ना, ये बड़े स्तर पर किया जाता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया। और ये आकलन जो होता है ना, आप कभी भी जो है ना सतत और व्यापक होता है। सतत यानी कि लगातार, और व्यापक मतलब कि अंत में आप जो है आकलन जो होता है ना पढ़ाने के दौरान पूछ सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन करना मुश्किल होता है जो कि साल के अंत में ही होता है। समझ गए। अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो किसी से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं। हाँ भाई, अब मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ आप कितना सीख रहे हैं, या मैं आपसे सवाल कुछ कर लूँ तो वो आपके हो जाएंगे। वही बातें यहाँ पर लिखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो बता दीजिएगा यहाँ पर सीधे आकलन किसे कहते हैं। तो आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई भी बच्चा जो है अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक जो है अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन जो होता है दोनों का अर्थ जो होता है लगभग वही होता है। दोनों एक ही प्रक्रिया है। दोनों में हम लोग जो है बच्चों को ज्ञान को आंकते हैं कि कितना बच्चा सीखा है जो मैंने पढ़ाया। आकलन कम पैमाने पर की जाती है, जबकि मूल्यांकन जो होता है आपका बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और आकलन जो होता है आप लगातार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है। समझ गए। और आकलन और मूल्यांकन के माध्यम से जो होता है केवल शिक्षक की कमी नहीं, बल्कि शिक्षक के साथ साथ जो है बच्चों की कमी और शिक्षक की कमी जो है दोनों उजागर होता है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ये वाली बातें होती है। तो दोनों बातें अपनी देखते हैं और सुधार करते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। समझ गए। ये आपका अगला बिंदु है, यहाँ पर समझिएगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। समझ गए। यानी कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो है हम किसी बालक का, किसी छात्र का जो है उसके ज्ञान यानी उसके बुद्धि क्षमता का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, देखिए मूल्यांकन के द्वारा ही जो है किसी छात्र के विषय में कमियों, उसके किस विषय के प्रति रुचि और उसकी जो है प्रतिभा की आकलन हम लोग करते हैं। यानी कि मूल्यांकन और आकलन के माध्यम से जो होता है ना एक आधार मानते हैं जिसके हम लोग पता चल पाता है कि छात्र के अंदर जो है कितना किसी विषय को लेकर या किसी को आधार मानकर हम लोग उससे ज्ञान को जानते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा ही जो है हम लोग छात्र के किसी विषय की कमी को और किसी विषय के मजबूत पक्ष को जो है जानते और पहचानते हैं। आगे हम यहाँ पर बात कर ले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर ले। सतत होता है लगातार और व्यापक होता है कि जो कि साल के अंत में होता है। सतत यानी कि हम जब पढ़ा रहे हैं और आपसे पूछ लिए तो ये आपका सतत हो गया। लेकिन व्यापक की बात कर ले तो ये साल के अंत में यानी बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। समझ गए। तो यहाँ देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों के विद्यालय, देखिए छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत, देखिए सतत कहने का मतलब होता है कि लगातार। व्यापक मूल्यांकन कहने का मतलब होता है कि छात्र के सभी पक्ष शामिल होते हैं, सभी पक्ष शामिल होते हैं। सभी पक्ष कहने का मतलब होता है कि उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, वो सभी पक्ष जो होते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर ले या उनके सर्वांगीण विकास की बात कर सकते हैं। समझ गए। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। यह उद्देश्य जो होता है व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारागत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सतता में है। समझ गए। यानी कि मूल्यांकन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है हम लोग किसी भी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। साथ ही साथ ये आपका मूल्यांकन जो होता है बड़े पैमाने पर होता है जिसमें सभी पक्षों के ऊपर बात करते हैं। मूल्यांकन आपके दो तरीके से होते हैं। एक आपके जो होते हैं सतत होते हैं, दूसरा आपका व्यापक होता है। सतत कहने का मतलब होता है कि पढ़ाने के दौरान लगातार पूछ लेना। मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ाया, इससे प्रश्न पूछ लिया, ये आपका सतत हो गया। व्यापक कहने का मतलब होता है कि साल के अंत में जो हम लोग पूछते हैं उसको हम लोग व्यापक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु के ऊपर बात करते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर आपका जो है उसको देख लीजिए। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। उसके बाद ये आपका जो है टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं।
तो यहां पर आपका जो है बोल रहा है क्या, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिसमें शिक्षार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ उनके अनुभव और उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, परिवर्तनों का लगातार जो है क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाइयों के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात विभिन्न उपकरणों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिएगा, सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाइयों के अध्ययन की, मतलब कि जो भी इकाई आपने किया, जो भी आपने पाठ को पढ़ा, उसके अंत में जो है क्या किया जाता है, बहुत सारे उपकरणों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके नाम से ही जो है आपको पता चल जाएगा कि सतत मूल्यांकन का जो अर्थ होता है लगातार, यानी विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसी को हम लोग बोलते हैं सतत मूल्यांकन। समझ गए? मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी छात्रों के ज्ञान का आकलन करना। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन के ऊपर बात कर लेते हैं कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है ना, वो होता है बालक के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यानी कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ जो होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष जो होते हैं शामिल होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि छात्रों के विकास के जो है सभी पक्ष शामिल होते हैं। यह निर्धारण, देखिएगा, यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिए जाते हैं। यह उद्देश्य जो होते हैं व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी जो होता है व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में होती है। यानी कि व्यापक कहने का मतलब होता है कि बड़े स्तर पर जो है मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बालक के जो है सभी पक्षों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, चाहे आप उसके मानसिक हो, शारीरिक हो, सर्गात्मक हो, नैतिक हो, भावनात्मक हो, चारित्रिक हो, सभी पक्षों के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका पेपर जो है खत्म होता है। पेपर आपका जो है F4, पेपर आपका जो है F4 का जो है आपका यूनिट 3 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। 9:30 बजे ज्वाइन करना नहीं भूले सीटेट का प्रैक्टिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।